हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12th का सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आज मैं आपको सामने आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट या जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। तो आज उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग। किसके बारे में? राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो बिना समय गवाए हुए देखते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। अब ये राउल्ट का नियम क्या है? जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा, जो बिलियन चैप्टर है, उसी में राउल्ट्स लॉ को हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का हार्ट है ये राउल्ट्स लॉ। इसके पहले भी एक लॉ आता है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये राउल्ट्स लॉ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। देखते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो राउल्ट्स लॉ जो होता है दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। जैसे जो पहला सॉल्यूशन होता है हमारे लिए, पहला ये है द्रव द्रव विलयन के लिए। द्रव द्रव विलयन के लिए होता है। और जो दूसरा होता है यह होता है ठोस द्रव विलयन के लिए। ठोस द्रव विलयन के लिए दो चीज़ों के लिए राउल्ट्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। एक तो द्रव द्रव विलयन के लिए और दूसरा जो होगा यह ठोस द्रव विलयन के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग। द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पहला है। द्रव द्रव विलयन के लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए पहला जो हमारे लिए क्या है, द्रव द्रव विलयन के लिए, जिसमें जो भी विलयन है आप जानते हैं विलयन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है क्या, विलायक। तो जो विलेय है यह भी द्रव अवस्था में है, विलायक भी हमारा कैसा है, द्रव अवस्था में है। विलेय भी जो है यह वाष्पशील है, वोलेटाइल है, और जो विलायक है यह भी हमारा कैसा है, वाष्पशील है। बस ये चीज़ें आपको मान करके चलना है कि जो आपका विलेय है और विलायक है, विलेय और विलायक दोनों के दोनों कैसे हैं, वाष्पशील हैं, वोलेटाइल हैं। तो द्रव द्रव विलयन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है? जैसे देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कोई कंटेनर है हमारे पास, कोई पात्र है और उसमें हमने दो या दो से अधिक प्रकार के वाष्पशील पदार्थों को भर करके रखा है। तो उन वाष्पशील पदार्थों का जो आंशिक दाब होता है पात्र पर उत्पन्न कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। आंशिक दाब का जो योग होगा उस पात्र पर उत्पन्न कुल दाब के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है लाइक दिस, इसके जैसा, और इसमें हमने ए, वी, सी तीन प्रकार के वाष्पशील पदार्थों को हमने क्या कर रखा है, भर रखा है। ए का जो वाष्प दाब है P0 ये मान लेते हैं, आंशिक दाब P ये मान लेते हैं। V का आंशिक दाब PB मान लेते हैं। C का आंशिक दाब PC मान लेते हैं। तो जो पात्र है इस पात्र पर उत्पन्न कुल दाब P यह बराबर होगा PA प्लस PB और प्लस किसके हो जाएगा, ये PC के हो जाएगा। बस इतना आपको देखना है कि पात्र पर उत्पन्न कुल दाब उस पात्र में उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ है उनके आंशिक दाब के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्या इतनी चीजें क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, और जो आंशिक दाब होता है, जो किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वह उस पदार्थ के
वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि किसी पात्र में उपस्थित दो या दो से अधिक वाष्पशील पदार्थों के आंशिक दाब का योग पात्र पर उत्पन्न कुल दाब के बराबर होता है। यानी जैसे यहाँ पर हमने कंसीडर किया 3 गैसें ABC, तो उस कंडीशन में P बराबर होगा PA प्लस PB और प्लस किसके, PC के होगा। जहाँ P क्या है, कुल दाब है, P जो है यह कुल दाब है, PA यह जो है A का आंशिक दाब, PB जो है यह V का आंशिक दाब है और PC जो है यह C का आंशिक दाब है। यह C का क्या है, आंशिक दाब है। और किसी पदार्थ का आंशिक दाब उस पदार्थ के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो PA बराबर होता है, जैसे या तो मान लें, माना पदार्थ A, V, C का वाष्प दाब क्रमशः P0A, P0V और P0C है तथा मोल प्रभाज क्रमशः XA, XB और XC हैं। ये हमने माना। उस कंडीशन में PA बराबर आएगा किसके, P0A XA, PB बराबर आएगा P0V XB और PC बराबर आएगा P0C XC के। तो ये तो था राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स जो मैंने आपको क्लियर करवाया कि दो कंडीशन के लिए राउल्ट लॉ हम लोग लगाएंगे। पहला लगाएंगे द्रव विलयन के लिए, दूसरा लगाएंगे ठोस द्रव विलयन के लिए। तो द्रव विलयन के लिए जो कंडीशन बताया मैंने, विलेय और विलायक दोनों कैसे होने चाहिए, वाष्पशील होने चाहिए। यानी उस जैसे मान लिया जाए कोई पात्र है, एक पात्र में हमने 3 प्रकार की गैसें ABC करके हमने भर रखी हैं। A का जो आंशिक दाब है PA है, V का आंशिक दाब PB है और C का आंशिक दाब क्या है, PC है। तो इस पात्र पर उत्पन्न कुल दाब P यह बराबर होगा PA प्लस PB प्लस किसके, PC के बराबर होगा। उस कंडीशन में यानी अगर इसको हम एक थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी पात्र में उपस्थित 2 या 2 से अधिक वाष्पशील पदार्थों के आंशिक दाब का योग पात्र पर उत्पन्न कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 3
तीन पदार्थ हमने यहाँ पर कंसीडर किया था ए बी सी, तो उस कंडीशन में कुल दाब P बराबर आएगा पी ए प्लस पी बी प्लस सी सी पी सी, जहाँ P बराबर है कुल दाब के, पी ए का आंशिक दाब है, पी बी V का आंशिक दाब है, पी सी C का आंशिक दाब है। किसी पदार्थ का आंशिक दाब उस पदार्थ के वाष्प दाब और मोल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं हमने तीन पदार्थ हमने ले रखे हैं जिनके वाष्प दाब क्रमशः P0 A, P0 B और P0 C हैं तथा इनके मोल प्रभास क्रमशः XA, XB और XC है। उस कंडीशन में PA बराबर आएगा P0 A XA के और PB बराबर आएगा P0 B XB के और PC बराबर आएगा किसके, P0 C XC के बराबर आएगा। इसको एक स्टैंडर्ड लेवल पर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए और आगे लेकर के आपको चलते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास दो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं ए और बी, और ये दो पात्र में हमने इनको क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। एक ए है और एक दूसरा ये है वी है। ये मान लेते हैं ए है जो कि विलेय है और कैसा है, या द्रव के रूप में है। इसका आंशिक दाब PA है। इसका जो वाष्प दाब है वह P0 A है, वह क्या है, P0 A है। ठीक इसी तरीके से ये हमारे पास विलायक है जो कि V है और यह भी कैसा है, द्रव है, और दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। इसका जो आंशिक दाब है यह PB है और वाष्प दाब इसका क्या है, इसका वाष्प दाब P0 V है। मोल फ्रैक्शन जो यानी कि मोल प्रभास है या मोल अंश जो है इसका XV है, और इसका मोल अंश कितना है, इसका जो मोल अंश है या मोल प्रभास जो भी कहना है कह लीजिए आप, या XA है। बस ये सारी चीज़ें आपको माननी है। इसको हमने एक तीसरे पात्र में भर दिया, इन दोनों को हमने क्या किया, निकाला और तीसरे पात्र में भर दिया। अब इस पात्र में एक विलयन बनेगा, यानी विलयन AB किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। तो इस पात्र पर उत्पन्न जो कुल दाब होगा, इस पात्र पर उत्पन्न कुल दाब जो है, या कुल दाब किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। कुल दाब किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर होगा। और इसके लिए जो आंशिक दाब PA बराबर होगा या P0 A, आप जानते हैं PA जो है यह प्रोपोर्शनल होगा XA के, और यहाँ पर जो है यह PB यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, XB के। अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पर आता है P0 A XA, और यहाँ पर आता है PB बराबर किसके, यह आएगा P0 B XB के आएगा। से सारी चीज़ें क्लियर करनी है आपको। तो पात्र पर उत्पन्न कुल दाब P बराबर आएगा PA प्लस PB के। P बराबर किसके आएगा, PA प्लस PB के। यानी अपने पास क्या क्या है, अपने पास है PA, यह बराबर है P0 A XA के, PB यह बराबर है P0 B XB के, और P यह बराबर है PA प्लस PB के। अगर इसे समीकरण 1 माने और यह समीकरण 2 है, यह समीकरण क्या है, 3 है। तो 1 2 की वैल्यू अगर 3 में रख दें, यानी कि समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में
रखने पर। तो अगर मान रखते हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिला P और पी ए की जगह पर क्या हो जाएगा P नॉट ए एक्स ए, और पी बी की जगह पर क्या हो जाएगा P नॉट वी एक्स बी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है सभी को? चूँकि आप जानते हो चूँकि एक्स ए प्लस एक्स वी यह बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। यानी विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होगा यह 1 के क्या होता है, बराबर होता है। अगर तो यहाँ से एक्स ए बराबर अगर लिखना चाहें तो 1 माइनस एक्स बी कर सकते हैं, या फिर एक्स बी बराबर लिखना चाहें तो 1 माइनस किसके कर सकते हैं हम लोग, एक्स ए। अगर एक्स बी का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, एक्स बी का मान रखने पर, तो अगर एक्स बी का मान रखेंगे तो P बराबर जो आएगा P नॉट ए एक्स ए, P नॉट ए एक्स ए, और यहाँ P नॉट वी एक्स वी की जगह पर हो जाएगा 1 माइनस किसके, एक्स ए के, 1 माइनस एक्स ए के। तो उस कंडीशन में P बराबर P नॉट ए एक्स ए और प्लस P नॉट वी का 1 में मल्टीपल हुआ तो P नॉट वी, और P नॉट वी का माइनस एक्स ए में मल्टीपल हुआ तो P नॉट वी एक्स ए माइनस में आएगा। P नॉट भी P नॉट एक्स ए को एक साइड कर लें तो P इज इक्वल टू आएगा P नॉट ए एक्स ए, और यह माइनस हो जाएगा P नॉट वी एक्स ए, और यह प्लस आएगा किसके, P नॉट वी के आएगा। उस कंडीशन में P इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स ए को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और ये बराबर आएगा P नॉट ए माइनस P नॉट वी, और यहाँ पर आ जाएगा P नॉट किसके, वी के। यह राउल्स का लॉ होगा किसके लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए होगा। किसके लिए होगा, या द्रव द्रव विलयन के लिए होगा। हमने मोल विलेय लिया और विलायक लिया। विलेय को हमने ए से डिनोट किया, विलायक को हमने वी से डिनोट किया। ठीक है, विलेय का जो आंशिक दाब पी ए है P नॉट ए एक्स ए के बराबर है, और विलायक का जो आंशिक दाब है पी बी या P नॉट वी एक्स बी के बराबर है। तो उन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बना, विलयन का जो कुल दाब आया यह दोनों के आंशिक दाब के योग के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी P इज इक्वल टू आएगा पी ए प्लस किसके, पी बी के बराबर आएगा। यानी उस कंडीशन में अगर ये 1 2 3 समीकरण कंसीडर करें हम लोग, और 1 2 का मान समीकरण 3 में रख दें, तो अपने को वैल्यू मिलेगा P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट वी एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 के, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। अगर एक्स बी का मान रख देते हैं हम लोग इस समीकरण में, तो अपने को जो समीकरण मिलेगा P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट वी, और इंटू 1 माइनस एक्स ए मल्टीपल करा लिया, और एक्स ए को एक साथ लेकर के कॉमन लिया, तो P इज इक्वल टू आया एक्स ए, और ये P नॉट ए माइनस P नॉट वी प्लस किसके आ जाएगा, ये P नॉट वी के। यह राउल्ट का नियम होगा किसके लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए होगा। इतनी चीज़ें क्लियर है सभी को? तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं। अगर इसको मैं, अगर यहाँ पर आप एक्स बी की जगह पर अगर ये एक्स ए का मान रख दें 1 माइनस एक्स बी, तो जहाँ पर ए है वहीं पर बी हो जाएगा, बाकी सारे का सारा समीकरण वहीं मिलेगा। आगे चल करके हम लोग अभी देख भी लेंगे इसे। तो एक बार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जैसे हो गया द्रव द्रव विलयन के लिए, लेकिन अगर हम लोग देखें ठोस द्रव विलयन के लिए क्या होगा, क्या समीकरण होगा, उस कंडीशन में देखिए नेक्स्ट है ठोस द्रव विलयन के लिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ठोस द्रव विलयन के लिए, यानी कि जो ठोस है यही विलेय है, यही क्या है, विलेय है, और ये अवाष्पशील है। कैसा है ये, अवाष्पशील है। एक बार मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, जिससे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हम लोगों को, पर्याप्त स्पेस मिल जाए हम लोगों को सारी चीज़ों को। ये आया, ये स्पेस हो गया हमारे पास। ठोस जो है विलेय है, जो कि अवाष्पशील है, और जो द्रव है यह विलायक है। यह क्या है, विलायक है, और यह वाष्पशील है।
या कैसा है, वाष्पशील है। तो देखो जो अवाष्पशील है तो उसका वाष्प बनेगा ही नहीं, तो जब वाष्प ही नहीं है तो वाष्प दाब नहीं होगा, यानी पी नॉट भी उसके लिए क्या होगा, जीरो होगा। यानी इसका तो आंशिक दाब भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आंशिक दाब भी क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। लेकिन जो द्रव है वह विलायक है जो कि वाष्पशील है, इसका वाष्प बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब भी होगा। क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ठोस जो है विलायक अवाष्पशील है, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर देखिए जो विलेय है, विलेय का आंशिक दाब जो आएगा, यह जो आएगा पी ए होगा, और विलायक का जो आंशिक दाब होगा, विलायक का आंशिक दाब यह पी बी होगा, और पी ए बराबर होगा पी नॉट ए यक्स ए के। चूँकि आप जानते हो कि पी नॉट ए जीरो है क्योंकि अवाष्पशील है, तो अवाष्पशील पदार्थों के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वह जीरो होगा। तो पी नॉट ए अगर जीरो है तो पी ए बराबर किसके आ जाएगा, जीरो इंटू यक्स ए के, और यह बराबर आ जाएगा किसके, या पी बराबर आएगा जीरो के। पी बराबर क्या आया, जीरो के आया। और आप जानते हो कि पी बी या पी बी बराबर होता है पी नॉट वी यक्स वी के, पी नॉट वी यक्स वी के। ये समीकरण नंबर 1 है, और यह समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। और जो टोटल प्रेशर आएगा पात्र पर उत्पन्न कुल दाब जो आएगा P, या P बराबर होगा PA और प्लस किसके, PB के। PA बराबर किसके, PB के। यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। तो समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर 3 में समीकरण का मान रखते हैं तो P इज इक्वल टू आएगा, PA की वैल्यू कितनी है, 0, और PB की वैल्यू कितनी है, PB बराबर है P नॉट V और यक्स V के। तो उस कंडीशन में P इज इक्वल टू, P बराबर किसके आ जाएगा, P बराबर आएगा P नॉट V यक्स V के। चूँकि यक्स A प्लस यक्स V यह बराबर होता है 1 के, तो यक्स बी बराबर किसके आ जाएगा, 1 माइनस किसके आएगा, यक्स ए के बराबर आएगा। इस कंडीशन में अगर मैं इसका एक्स बी का मान इसमें रख दूं तो पी का मान जो आएगा, या पी नॉट वी, या 1 माइनस किसके हो जाएगा, यक्स ए के। 1 माइनस किसके, यक्स ए के। उस कंडीशन में पी बराबर अपने को मिलेगा पी नॉट वी माइनस पी नॉट वी यक्स ए। पी नॉट वी यक्स ए को इधर ले आएँ और पी को उधर लेकर के चले जाएं, तो ये हो जाएगा पी नॉट वी यक्स ए, यह बराबर पी नॉट वी माइनस किसके, पी के। तो यक्स ए बराबर आएगा, यक्स ए इज इक्वल टू होगा, ये आ जाएगा पी नॉट वी माइनस पी, और यह है अपान किसके, पी नॉट वी के। किसके आ जाएगा, पी नॉट वी के। जहां आप जानते हो कि यक्स ए जो है विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है, और P जो है विलयन का दाब है, विलयन का वाष्प दाब, और P नॉट V जो है यह विलायक का वाष्प दाब होगा। यह विलायक का क्या हो जाएगा, वाष्प दाब होगा। तो ये अपने को फॉर्मूला निकल करके आएगा, एक्स इज इक्वल टू किसके, पी नॉट वी माइनस पी अपान पी नॉट वी के। लेकिन सपोज करो जो विलयन है हमारे पास, वह विलयन बहुत तनु है। विलयन कैसा है, बहुत तनु है। तो तनु विलयन के लिए क्या होगा, इस चीज को कंसीडर करें हम लोग। तनु विलयन के लिए राउल्ट का क्या नियम निकल करके आएगा, ये देखते हैं। चूंकि यक्सीय बराबर है पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी के, तो यक्सीय क्या है, मोल प्रभाज है। विलेय के मोलों की संख्या मैं मान लेता हूं कि विलेय के मोलों की जो संख्या है यह n1 है, और विलायक के मोलों की संख्या जो है, विलायक के मोलों की संख्या या Na है, और यह क्या है, Nb है।
तो उस कंडीशन में जो पी नॉट वी माइनस पी अपान पी नॉट वी आएगा, यह इज इक्वल टू आएगा एक्स ए बराबर किसके, विलेय के मोलों की संख्या एन ए, और यह अपान एन ए प्लस किसके आ जाएगा, एन बी के। चूंकि विलयन तनु है तो इस कंडीशन में एन ए जो होगा एन बी की तुलना में बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो उस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एन ए प्लस एन बी यह लगभग बराबर किसके होगा, एन बी के बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा, एन बी के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जो पी नॉट वी माइनस पी अपान पी नॉट वी निकल करके आएगा, यह क्या निकल करके आएगा, एन ए अपान किसके, एन बी के। एन ए अपान किसके आ जाएगा, एन बी के। ये आपको समझ में ही आ गया होगा। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे थोड़ी सी स्पेस हो जाए हमारे पास। ये पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए अपान किसके आ गया, एन बी के आ गया। चूंकि अब एन ए जो है यह विलेय के मोलों की संख्या है, एन बी जो है यह विलायक के मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या यानी मोलों की संख्या जो निकालते हैं हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि दिया गया द्रव्यमान बटे उसके अणुभार से या मोलर द्रव्यमान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पी नॉट वी माइनस पी अपन पी नॉट बी। विलेय का ग्राम में भार या उसका द्रव्यमान को मैंने स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया और उसके अणुभार को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और जो अपना विलायक है यानी एन बी जो विलायक है इसको मैंने कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और कैपिटल एम से उसके अणुभार को रिप्रेजेंट कर दिया। तो उस कंडीशन में पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी यह इज इक्वल टू आएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, और यह अपान हो जाएगा स्मॉल एम इंटू किसके, कैपिटल डब्ल्यू के। ये आ जाएगा आपका। इसी फॉर्मूले पर जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ये पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये था राउल्ट्स का नियम। तो एक बार से आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और कैसा लगा सेशन, अगर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी हम उसे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बता देंगे, मैं उसको फिर से रिवाइज करने का प्रयास करूंगा। तो ये रहा राउल्ट्स का नियम जो कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि राउल्ट्स का नियम क्या है, उसका किस प्रकार से वो लागू होता है, उसका निगमन कीजिए। ये सारी चीज़ें द्रव विलयन के लिए हो गया, ठोस द्रव विलयन के लिए हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। देन बाय टू ऑल ऑफ यू।